हमारे कॉलेजेस स्कूल क्या कहते हैं कि बच्चे को दाखिल तब करेंगे जब हम टेस्ट लेंगे, हमारे म्यार में पूरा उतरेगा तो हम उसको रखेंगे। भाई आप पहले ही इतना लाइक फैक बच्चा रख रहे हैं तो उसको आप उसकी क्या तरबियत करेंगे या उसको आप क्या पढ़ाएंगे? जब आपके ख्याल में तालीमी निज़ाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो बैक बेंचर्स को आगे लेके आए? सबसे बड़ा मसला हमारा तालीमी निज़ाम का है। ठीक है, मतलब ये कौन सा निज़ाम है, ये किस जगह पे आप बैठे हुए हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? आप अगर देखते हैं जी के मदरसे के बच्चों को देखते हैं तो वो तो सारों को ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन आप मदरसे और स्कूल के बच्चे में डिफरेंस देखें कि मदरसे का जो बच्चा है वो माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करता है, जबकि स्कूल का बच्चा इतना नहीं होता। स्कूल के बच्चे में और मदरसे के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। और पहली तो बात यह है कि हम पढ़ाते कैसे हैं स्कूल में। हमारा तो ये सबसे, मुझे तो इस चीज पे बड़ा सख्त किस्म का इख्तलाफ है। इस बच्चे को सबक याद नहीं है, खड़ा हो जाए, ठीक है, क्लास से बाहर निकल जाओ, 10 दफा लिख के लेके आना। भाई उस्ताद किधर है? इधर बच्चे को सबक याद नहीं है, उस्ताद की काबिलियत पे सवाल है कि उस्ताद ने समझाया था, कोई तरीका कार था उस्ताद के पास कि उसने समझाया हो। 10 बच्चे बैठे में 10 बच्चे एक जैसे तो नहीं है ना। हमारे बच्चे आते हैं ना कि हमारा रिजल्ट खराब कर देंगे ये बच्चे। हाँ ना, ये तो कमाई का जरिया है ना। तो फिर वो बच्चे किधर जाएंगे कि अगर उनका रिजल्ट खराब हो रहा है तो उनके भी तो कोई जगह होनी चाहिए। यही तो शोर मैं डाल रहा हूँ, यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारा निज़ाम ही ठीक नहीं है, हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके ख्याल में तालीमी निज़ाम को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि वो बैक बेंचर्स को आगे लेके आए? तालीमी निज़ाम का जो आपने जिक्र किया ना, यह है कि सबसे बड़ा मसला हमारा तालीमी निज़ाम का है। ठीक है, तालीमी निज़ाम जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारी ये चीज़ें हैं पढ़ाने के लिए, इसमें देखें आप कि पहले तो आप सबसे पहले ये देखें ना, सबसे पहले क्या होता है हमारे कॉलेजेस स्कूल क्या कहते हैं कि बच्चे को दाखिल तब करेंगे जब हम टेस्ट लेंगे, हमारे म्यार में पूरा उतरेगा तो हम उसको रखेंगे। भाई आप पहले ही इतना लाइक फैक बच्चा रख रहे हैं तो उसको आप उसकी क्या तरबियत करेंगे या उसको आप क्या पढ़ाएंगे? जब आप कॉलेज में देखें, कहते हैं जी कि एडमिशन के लिए 75% से ज्यादा नंबर लेने जरूरी हैं, इतने नंबर होंगे तो आप हमारे कॉलेज में आएंगे। भाई जिसने 75% नंबर पहले से लिए हुए हैं उसको आप कैसे और ट्रेन करेंगे? आप उसको 80 तक ले जाएंगे, 90 तक ले जाएंगे, लेकिन जिसने 33% लिए हुए, जिसने 40% लिए हुए, उसका क्या कसूर है? उसको कौन पढ़ाएगा? उसको पढ़ाने के लिए क्या होगा? यूनिवर्सिटीज, हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने क्या दिया जी 46% 46% परसेंटेज बन रही है कि इससे नीचे जिसका होगा उसका एडमिशन हो ही नहीं सकता, वो पढ़ाई के काबिल ही नहीं है। तो फिर वो कहाँ जाए? वो किधर जाएगा फिर? मतलब ये कौन सा निज़ाम है? ये किस जगह पे आप बैठे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? आप अगर देखते हैं जी के मदरसे के बच्चों को देखते हैं तो वो तो सारों को ट्रेन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप किसी और निज़ाम को देखते हैं, काम को देखते हैं, एक बच्चे को स्कूल में आप कहते हैं जी नहीं पढ़ सकता, उसको काम पे लगाते हैं, वो उस्ताद बन जाता है, मैकेनिक बन जाता है। हमारी तरफ तो ये भी है ना कि कोई बच्चा नहीं पढ़ा तो उसे मदरसे की तरफ कर दे। ऐसा भी है कि जी चलो जी शरारती है, इसको मदरसे में ले जाए, मदरसे में ये कॉन्सेप्ट है जी बहुत मार पड़ेगी, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सेम ये सिचुएशन हॉस्टल के साथ भी है। आप बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं, सेम वही सिचुएशन होती है। लेकिन आप मदरसे और स्कूल के बच्चे में डिफरेंस देखें कि मदरसे का जो बच्चा है वो माँ बाप की इतनी रिस्पेक्ट करता है, बड़ों की इतनी रिस्पेक्ट करता है, जबकि स्कूल का बच्चा इतना नहीं होता। स्कूल के बच्चे में और मदरसे के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है, और मैं इसका खुद चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखे हैं। और जब आप मदरसे के बच्चे की बात करेंगे ना तो उसमें देखें उस्ताद खुद भी बाअदब होगा, उस्ताद खुद भी पढ़ाने वाला होगा, सब कहेंगे। अच्छा मदरसे के हवाले से देखिए, अभी पिछले दिनों केरला का एक तालीमी निज़ाम चला था, इंडिया का जो एक सूबा है केरला, उन्होंने क्या किया जी कि उन्होंने कहा जी कि बैक बेंचेस का सिस्टम हम खत्म करते हैं, हम सिर्फ फ्रंट बेंचेस का सिस्टम करेंगे। उन्होंने क्या किया कि ये टीचर है और इसके ऐसे सराउंडिंग में राउंड में सारे बेंच लगा के बिठा दिया। तो ये निज़ाम तो अरसे दराज में हमारे मदारिस में चल रहा है, ठीक है, ये निज़ाम तो अरसे दराज से चल रहा है ना। तो आप अभी आगे कहते हैं जी कि ये हमने एक सिस्टम लेके आए हैं, तो सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। आप चले ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटियां जो है वो अपने मयार के लिए, अपनी अर्निंग के लिए वो एक सिस्टम रखती हैं, अपने नाम के लिए रखती हैं। क्योंकि आप देखें ना आजकल स्कूलों में भी ये ट्रेंड चलता है, हमारे बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, हमारे बच्चे चाहते हैं ना कि हमारा रिजल्ट खराब कर देंगे ये बच्चे। हाँ ना, ये तो कमाई का जरिया है ना।
तो फिर वो बच्चे किधर जाएंगे कि अगर उनका रिजल्ट खराब हो रहा है तो उनके भी तो कोई जगह होनी चाहिए। यही तो शोर मैं डाल रहा हूँ, यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारा निज़ाम ही ठीक नहीं है, हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर ये होना चाहिए कि जो बच्चे तालीम की तरफ माइल नहीं हो रहे, हम उनको परखें। ये वालिदैन के लिए भी ये बात है, वालिदैन को भी ये समझना चाहिए। वालिदैन कहते हैं नहीं जी मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मैंने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। वो बच्चा डॉक्टर तब बनेगा जब आप उसको उस तरह का माहौल दे के उसकी तरबियत करके इस लेवल पे लेके आएंगे। जब हम बच्चे को इस लेवल पे लेके नहीं आते, हम कैसे उसको डॉक्टर बना सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये एक निज़ाम है। बच्चे की जो सोच है उसको परखा जाए, उसको देखा जाए, देखने के बाद फिर फैसला किया जाए कि वो किस तरफ जाना चाहता है या वो किस तरफ जा सकता है। बाद बच्चे कहते नहीं जी मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, मैं तो साइंस ही पढ़ूंगा, लेकिन उनकी काबिलियत ऐसी नहीं होती, वो बाकी किसी सब्जेक्ट में आगे जा सकते हैं। तो उस्ताद सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है इसमें कि उसको पता चल जाएगा, उस्ताद को पता चल जाएगा कि ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, तो अच्छे तरीके से उसको वहां पे ट्रेन कर लें। ये बात मैं इस पे कतई एग्री नहीं करूंगा और इसको मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा कि फलां स्कूल के बच्चे ने या फलां कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बच्चे ने टॉप कर लिया। टॉप कर लिया तो कौन सा तीर मार लिया? मैं तो इस चीज को ये कहूंगा कि कौन सा तीर मार लिया जी? भी आपको एक सिलेबस दिया गया है, 10 किताबें आपको दी गई हैं, उन 10 किताबों को आपने रटना है, रटने के बाद आपने उनके जवाब देने हैं और टॉप कर लेना है। ये कौन सी बात होगी? ये उस स्कूल की काबिलियत पे ये सवाल उठेगा कि एक बच्चा आपके पास मौजूद है, वो पास हो गया, दूसरा क्यों नहीं हुआ? मतलब कि आप ये चेक करें ना कि आपके स्कूल में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10 बच्चों में से 9 बच्चों ने जो है ना 100% नंबर ले लिए हैं, एक बच्चा फेल हो गया है, और जिसका वो एक बच्चा होगा उसके लिए तो स्कूल फेल है ना। वो तो स्कूल में आके यही बात करेगा जी मेरे बच्चे का क्या किया आपने। वो कहेंगे जी हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% आया, कहते 100% तब आएगा जब हम मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे, मेरा बच्चा तो पढ़ा नहीं है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जी कि आप 75% वाले नंबर के बच्चे को सिलेक्ट करें फिर उसको पढ़ाएं और फिर कहें जी कि हमारे स्कूल का रिजल्ट बड़ा अच्छा आ गया जी, हमारा स्कूल जी है, हमारा कॉलेज जी है, हमारी यूनिवर्सिटी है। तो इस चीज को नहीं, चीज ये है कि जो बच्चा फेल हो रहा है आप उसको पास करें। जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। एहसास कमतरी का शिकार इसी तरह हो जाते हैं ना कि हम जो है ना, पहली तो बात यह है कि हम पढ़ाते कैसे स्कूल में। हमारा तो ये सबसे, मुझे तो इस चीज पे बड़ा सख्त किस्म का इख्तलाफ है। इस बच्चे को सबक याद नहीं है, खड़ा हो जाए, ठीक है, क्लास से बाहर निकल जाओ, 10 दफा लिख के लेके आना। ये उस्ताद की तरह इधर बच्चे को सबक याद नहीं है, उस्ताद की काबिलियत पे सवाल है कि उस्ताद ने समझाया था, कोई तरीका कार था उस्ताद के पास कि उसने समझाया हो। 10 बच्चे बैठे में 10 बच्चे एक जैसे तो नहीं है ना। अब किसी की सुनने की सलाहियत कम है, किसी की देखने की सलाहियत कम है, किसी की समझने की सलाहियत कम है, और आप सारों को एक ही गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ऊंट हो गया, एक ही खाते में डाल के आप उसको ले जाते हैं, तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बनना चाहिए, एक निज़ाम ऐसा बनना चाहिए जिस निज़ाम पे आप उस बच्चे की काबिलियत को देखें। बच्चे की काबिलियत को हम नहीं देखते, हम, ये पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इशू पेरेंट्स का बनता है। पेरेंट्स से हम फीस दे रहे हैं, हम फीस दे रहे हैं, हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। अभी रिसेंटली जेलम में एक वाकया हुआ कि मैट्रिक का रिजल्ट आया और बच्चे ने दरिया में छलांग लगा दी एक सपनी पे। ये एक फेक न्यूज भी है, मैंने इस पे तहकीक भी की है कि ये फेक न्यूज है, टिकटॉक पे वायरल सी हुई है। इस तरह असल में ना इस तरह की कुछ चीजें आती हैं, उसमें ना अगर फर्ज करेंगे ये ठीक भी है खबर ना, इसमें ये है कि यार सबसे अहम मसला क्या है, वालिदैन का ना, उस्तादों का तो है ही है, वालिदैन का भी है। मैं एक बच्चा है मेरा स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वो आया मेरे पास और कहता है सर जी मुबारक हो, मिठाई लेके आया है, कहता सर जी मुबारक हो, सिर्फ एक सप्ली आई है। मैंने उसके मुबारक को तस्लीम किया, मैंने बैठाया, मिठाई शिठाई खाई, हमने गपशप लगाई और बड़े अच्छे तरीके से हमने कहा, फिर उसको समझाया, उसने बाद में पेपर दिए, पास हो गया। आप उसको पहले करें ना भाई, उसकी जो खामियां हैं उसको, अच्छा उसने क्यों खुशी मनाई, बाकी में तो पास हुआ, बाकी में पास हो गया हूं ना, उसके ज़हन में मतलब ये कॉन्सेप्ट था कि ये बच्चा पास ही नहीं हो सकता, ये बच्चा पास। हमारे पास एक स्टूडेंट आई, नाम किसी का भी नहीं लूंगा क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी अपनी रिस्पेक्ट है माशरे में, तो आई, तो वो यहाँ हमारे इलाके के एक स्कूल में पढ़ रही थी और 3 दफा मैट्रिक में, मतलब 9th के पेपर दिए, सप्ली आई, और 10th के दिए, फिर उसमें सप्ली आई, एक दफा फिर सप्ली आई, 3 दफा पेपर दे चुकी थी, उसकी सप्ली आई। मेरे पास ये कहती सर जी मैं पेपर देना चाहती हूँ मैट्रिक के, आप मुझे अपनी अकेडमी में रख लेंगे।
तो मैंने कहा जी रख लेंगे, कोई मसला नहीं, आप आ जाएंगे, क्या इशू है सर, ये मसला है ना, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा वो बच्ची जो है वो मुसलमान नहीं थी, ठीक है, क्रिश्चियन थी ना, तो उसने सब्जेक्ट इस्लामियात रखा हुआ था। मैंने कहा ठीक है आप आ जाए, हम कर लेंगे, पढ़ाएंगे आपको। हमने जी उसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, एक पूरा एक सिस्टम बनाया, पैटर्न बनाया कि इसको इस तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है। उसने पढ़ना शुरू किया तो पेपर दिए उसने, जब रिजल्ट आया तो पास हो गई। आई जी मिठाई लेके आती हैं, पास हो गई तो कहती है सर जी जिंदगी भर मैं आपकी गुलाम हूँ। मैंने कहा क्या मसला क्या है, मुझे ये बताएं। कहते जी जिस सर के पास मैं पढ़ती थी ना, उन्होंने ये कहा था कि अगर तुम पास होगी ना तो मैं ये कर लूंगा, तुम पास हो ही नहीं सकती, तुम इंतहाई नालायक हो, तुम नहीं पास हो सकती। उस बच्ची ने फिर यहीं पे बीए भी किया, बीए भी उसने किया और प्राइवेट ही पेपर दिए उसने, और पढ़ती रही, उसने बीए भी किया ना। भाई मैं उस उस्ताद को नहीं मानता जो उस्ताद ये कहता जी कि बच्चा नालायक है, मैं उसको ये नहीं मानता। ये चीज तो एफर्ट लाजमी है कि आपको टाइम ज्यादा देना पड़ जाएगा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं अगर बच्चों को, या हम स्कूल पढ़ाते हैं, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि हमें 25,000 तनख्वाह मिलेगी, 20,000 मिलेगी, या 15,000 मिलेगी, या 50,000 तनख्वाह मिलेगी। हमने क्या करना है 40 मिनट में कितने कुछ बच्चों को ट्रेन कर लेना है। लेकिन वही बात आप देखें कि आप क्लास में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे को समझ नहीं आती, फिर आप उस बच्चे को कहते बेटा आप अकेडमी आ जाया करें, उसको फिर आप अकेडमी में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और एक तो बड़ी हैरत वाली बात हुई, कल एक पेरेंट्स, बल्कि वो मेरी उस्ताद थी, मेरी टीचर थी, मैट्रिक में मैंने उनके पास पढ़ा था, वो मुझे बता रही कहती मैं गई हूँ अपनी बच्ची के मालूमात लेने के लिए स्कूल में। तो मैंने कहा कि बच्ची का रिजल्ट कोई अच्छा नहीं आ रहा, तो क्या वजह है। तो सबसे पहले उसने सवाल किया आगे से टीचर ने, क्या ये अकेडमी जाती है? ये अकेडमी क्या, स्कूल जो आ रही है, पहले आप स्कूल का तो कंसेप्ट क्लियर करें, अकेडमी की तो बात की बात है ना। आप स्कूल में तो उसको ऐसा पढ़ाएं कि उसको अकेडमी की जरूरत ना पड़े। तो हमारा ये तालीमी निज़ाम बहुत टफ किस्म का है, और इसमें ये है कि सिर्फ और सिर्फ लाइक बच्चों के लिए है, और दूसरा ये भी है कि ये अपनी कमाई का जरिया है बस। बच्चों का जितना भी एजुकेशन सिस्टम है, चाहे यूनिवर्सिटी ले लें, यूनिवर्सिटी देख रहे पैसे लेकर डिग्रियां देती हैं, ठीक है ना। आप जितनी फीस पे कर सकते, जो जिस बच्चे को किसी दूसरे स्कूल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता ना, किसी मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की बात करते हैं ये, कि जिस बच्चे को किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी में या सरकारी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलता ना, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले ज्यादा पैसे लेके उसको पढ़ाते हैं, डिग्री दे देते हैं। तो उसका मतलब एक डिग्री सेल कर रहे हैं ना सारे। तो ये है कि बच्चे के स्ट्रक्चर के मुताबिक तालीमी निज़ाम होना चाहिए। यहाँ पे एक आप शायर भी हैं, तो ज्यादा ये भी लिया जाता है कि जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं वो इस फील्ड में ज्यादा आ जाते हैं। ये ना एक बड़ी मजे की बात होगी, मुझे याद भी आ गया, वाकया भी याद आ गया है ना। मुझसे एक सवाल किया गया कि सर हमने सुना है कि जो ये शायर होते हैं ये आशिक होते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी क्यों? कहते जी कि जब दिल टूटता है तो फिर ये शायरी करते हैं। जैसे वो तावले का वाकया सुनाते हैं, तावला सहेली, वो कहते जी कि मैं इश्क में नाकाम हुआ था तो मैं गुलकार बन गया। तो इसका मतलब है कि जितने लोग नाकाम हुए वो सुरीले होने चाहिए और शायर होने चाहिए। शायरी कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक सलाहियत है, ये खुदादाद होती है, इसको सीखा नहीं जा सकता। मतलब कि आप ये खुद बहुत, जैसे पेंटिंग, मुसव्वरी, ये कुछ चीजें हैं उसको बाद में एफर्ट आप कर सकते हैं, लेकिन सीखेंगे भी तब सीखेंगे जब आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद होगी। ये चीज, इस चीज को मैं मानता हूँ कि कोई हादसा होना जरूरी है। उसको आप किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं, कोई ना कोई हादसा आपकी जिंदगी में होगा। तो फिर उसके बाद आप देखें इल्लामा इकबाल को ले लें, इल्लामा इकबाल ने भी शायरी की, और पाकिस्तान के क्या बल्कि बरसगीर के नामवर शायर जो हैं तो उन्होंने भी वो शेर लिखा कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। मतलब कि वो एक ही पहराए में उन्होंने पहले कहा जी कि मैं इसकी इंतहा चाहता हूँ, पहले तो ये क्या है, फिर उनके एक मजमून था जिसमें ये भी था कि इसकी तो इंतहा होती नहीं है, या फिर दूसरे में से मैं खुद तस्लीम भी कर रहे हैं मेरे साथ की तो देख मैं क्या चाहता हूँ। तो उन्होंने भी तो शायरी की, मौलाना रूमी ने भी शायरी की,
बड़े बड़े शायर गुजरे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। गालिब का आप नाम लें अगर तो मौजूदा दौर में तो गालिब की शायरी लोगों को पता ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे अभी जो टिकटॉक पे बड़े बड़े शायर मौजूद हैं, बड़े बड़े नामवर शायर मौजूद हैं। इनको तो मैं कहूँगा कि इनको शायर नहीं होना चाहिए, इनको ना स्टोरी मेकर या लतीफ़ा बाज होना चाहिए कि लतीफ़े सुनाने के लिए आना चाहिए। उनका नहीं है। जो सीनियर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आप इस मुकाम पे नहीं। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैं वापस आता हूँ कि इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। जो बच्चे बैक बेंचेस हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं कि वो अपने निज़ाम से बागी होते हैं। उनको बैक बेंच में बैठने की जो मजबूरी होती है वो ये होती है कि उनकी बात को नहीं सुना जाता, उनको समझा नहीं जाता, उनकी तशनगी को ख़त्म नहीं किया जाता। इसलिए वो चाहते हैं जी कि मैं पीछे हो जाऊं, मैं आगे ना आऊं। या तो वो आगे होके बोलेंगे, मार खाएंगे, या फिर पीछे बैठ जाएंगे। ये चीज़ है बैक बेंचर का, ये है कि सिर्फ और सिर्फ निज़ाम के बागी हैं। तो आप समझते हैं कि बैक बेंचर्स होना घर वालों के साथ भी, तालीमी निज़ाम के साथ भी बगावत आएगी? निज़ाम के साथ बगावत है। निज़ाम बैक बेंचेस जो हैं वो तब बनते हैं जब वो निज़ाम के साथ बगावत करते हैं। इसमें सिंपल सी बात, मेरी पूरी बात का आप निचोड़ निकाले ना तो आखिर में ये नुक्ता यहाँ आके रुकेगा कि आप उसकी बात को समझ नहीं रहे, आप उसकी बात को उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं समझ रहे। आप पहले उसकी बात को समझें। जब आप उसकी बात को समझ लेंगे ना, फिर उसके बाद आप उसको अच्छे या बुरे के बारे में बता सकेंगे। अगर आप उसको अच्छे या बुरे के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर सिंपल सी बात है, छोटा बच्चा है, आप उसको जिस काम से रोकेंगे वो जरूर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी तशनगी होगी, तजस्सुस होगा, वो उसको खत्म करना चाहेगा। तो जब एक बच्चा आपके पास अपनी तशनगी लेके आता है, आप खत्म नहीं करते, तो क्या करेगा फिर? इख्तिताम की जानिब चलते हैं कि बैक बेंचर्स ये प्रोग्राम देख रहा है और वो ये सोच के बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको क्या पैगाम देंगे? मुझे देख लो भाई, मुझे देख लो। है मैं इतना कामयाब तो नहीं हूँ जितना मतलब है कि हम कर लेते हैं जी के क्या नाम है जी, जितने बड़े बड़े नाम है, मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे। मैंने एक लिस्ट पूरी निकाली हुई थी इस प्रोग्राम के लिए, लिस्ट लूंगा। मेरे ख्याल में जो हम न्यूटन का कानून पढ़ते हैं ना, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, वो भी स्कूल से भगोड़ा है, स्कूल से भागा हुआ है। फिर उसके बाद आप जो अभी मैंने एंडरसन का जिक्र किया, वो भी स्कूल से बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आप देख लें ये जिसने फेसबुक बनाई है, क्या नाम है इसका, पता नहीं, जरकबर्ग नाम है। ये देखे ना, ये भी एक किस्म का जो है ना बागी था। इसने, खैर इसके बारे में स्टोरी तो ये है कि इसने तो दोस्त के आईडी को चोरी कर लिया। एक तो ये भी है। व्हाट्सएप जिसने बनाया, इसके बारे में आप देखें कि व्हाट्सएप का जो एग्रीमेंट हुआ ये कहाँ हुआ। जो एप्पल का मालिक है उसके बारे में आप पढ़ें कि वो कहाँ से आया। आप सुकरात के बारे में पढ़े, आप अफलातून के बारे में पढ़ें, ये लोग किधर से आए हैं, ये किधर थे पहले, इनकी क्या कंडीशन थी। और मैं आखिर में जाते जाते एक और बात बताता जाऊं जिसपे हो सकता है कि लोग ना माने और रोला भी डालेंगे, यार ये क्या बात कर रहा है। हमारे जो कौमी लीडर हैं, बुजुर्ग हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप इनकी मैट्रिक से पहले की तारीख पढ़ें, जरा आप पढ़ें कि आपको पता चले। अब तो हमने बाद में उन्होंने अचीव किया, लेकिन मैट्रिक तक की जो उनकी एजुकेशन है ना, उस पर देखें वो कैसे थे, उनका क्या हिसाब किताब था। मैं इस पर डिक्लेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता कि क्या हुआ था। तारीख खुद पढ़ेंगे फिर आपको अंदाजा होगा तो वो फिर बाद में किस पोजीशन पे गए। इस तरह बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो शुरू में क्या थे और बाद में जाके क्या हुए। हिले, हरकत करें, हरकत में बरकत है, शिकस्त ना माने, जीरो से स्टार्ट करें। और जीरो से स्टार्ट करने वाला बंदा नाकाम नहीं होता। जीरो से जितनी दफा भी आप जीरो पे जाएं कोई मसला नहीं, नीचे जाएंगे फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। कोशिश करने वाले बंदे की शिकस्त नहीं होती। जब आप कोशिश करेंगे फिर शिकस्त नहीं होगी। कोशिश करें, जो करना चाहते हैं ना वो स्ट्रक्चर बनाएं, खुद में एतमाद, जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर लेगा ना वो कामयाब बंदा हो जाएगा। कामयाबी मेरे नजदीक, कामयाबी पैसा नहीं है, कामयाबी शोहरत नहीं है। मेरे नजदीक कामयाबी ये है कि आप मुतमईन हैं, आप पुरसुकून हैं, आपको लोग सच्चा मानते हैं, आपकी बात को लोग सुनते हैं। और दूसरा जो सबसे अहम बात है जिसको मैं कामयाबी समझता हूँ कि अगर आपको भूख लगती है और नींद आती है तो इसका मतलब है कि आप कामयाब हैं, क्योंकि नींद उसी को आएगी जो पुरसुकून होगा, भूख उसी को लगेगी जिसका निजाम स्ट्रक्चर ठीक होगा।
करोड़पति अमीर तरीन बंदे मैंने देखे हैं, डॉक्टर ने कहा जी कि आपने रस भिगो के खाने हैं, आपने ये नहीं खाना। अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना वो छिन जाती हैं उनसे। रात को सोने के लिए वो दवाइयां ले रहे होते हैं, गोलियां खा रहे होते हैं। तो ये कामयाबी नहीं, कामयाबी दौलत कमाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी यही है कि आप मुतमिन हैं, आप ये है कि आपको लगता है जब आप रात को सोते हैं तो आपको लगता है जी कि मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से किसी को शर्मिंदा हो गया। ये कामयाबी है। तो बैक बेंचेस मेरे महबूब हैं, बैक बेंचेस जो बैक बेंचेस पे बैठते हैं मेरे आइडियल हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनको समझता हूँ। मेरे पास अगर कोई बच्चा आ जाता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको ऐसा ट्रेन करता हूँ, ऐसा उसके साथ घुल मिल जाता हूँ कि वो कभी बैक बेंचर्स नहीं रहता, फिर वो आगे ही जाता है। कामयाब होके दिखा, इंशाल्लाह कामयाब होगा जरूर। बहुत शुक्रिया आपको इसमें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।